हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। तो बेटा एक और नया वीडियो आ गया सॉल्यूशंस का, चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 केमिस्ट्री। आज हम लोग करेंगे बेटा वेपर प्रेशर इन लिक्विड्स। वेपर प्रेशर इन लिक्विड्स, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन लिक्विड्स को करने से पहले पहले तो ये जाने कि वेपर प्रेशर होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को जानने के लिए सबसे पहले तो ये जानो कि भैया वेपर कब बनेगा। जब कोई भी लिक्विड बॉयल होके इवेपोरेट होगा तभी तो वेपर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि वेपर बनने के लिए हमको इवेपोरेशन इवेपोरेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। और इवेपोरेशन का प्रोसेस पता होने के लिए हमको बॉइलिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। और बॉइलिंग का प्रोसेस पता होने के लिए हमको सरफेस केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमको होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। तो चलो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई बॉइलिंग क्या है, उसमें क्या सरफेस केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, इवेपोरेशन कैसे होता है, और फिर वहां से हम लोग जानेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक। तो मान लिया हमने कि हमारे पास एक एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहां तक कोई एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब मान लिया कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर ये लिक्विड भरा है भाई तो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे, ठीक है। देखो, बॉइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इवेपोरेट होकर वेपर बनाते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी हमको डील करना है वो इन्हीं सरफेस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करनी है। सरफेस मॉलिक्यूल्स, ठीक। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा इनको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल, ठीक। तो इनका रोल बहुत ज्यादा नहीं है, मेन रोल है हमारा सरफेस मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मान लिया, सपोज कर लिया कि ये लिक्विड ए है, तो ये लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखो, जब हमने इस लिक्विड को हीट दिया, इस कंटेनर को जब हमने हीट दिया, तो होगा क्या, इन सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मोशन में आ जाएंगे। और मोशन में आने की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। तो देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है और इनके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू हीटिंग प्रोसेस। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल्स की वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे। चारों तरफ से यहाँ मॉलिक्यूल होगा, वो इसको खींच रहा होगा, इसको खींच रहा होगा। इसका मतलब जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर चारों तरफ एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। लेकिन ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ऊपर सिर्फ नीचे की तरफ ही तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे ही तो होंगे, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो ओपन है ना। तो ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं होगा, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे, ये मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है। और जैसे ही इनको एनर्जी मिली हीट की फॉर्म में, ये क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आता है क्या कि भैया जो इवेपोरेशन होता है उससे पहले बॉइलिंग होती है। और बॉइलिंग किन मॉलिक्यूल्स की होती है, पूरे मॉलिक्यूल्स की। लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स की बॉइलिंग होती है, सबके पास हीट एनर्जी आती है जिसकी वजह से सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस तक पहुंचते हैं वो अपने बचे हुए मॉलिक्यूल से लड़ झगड़ के ऊपर पहुंचते हैं। और ऊपर पहुंचने की वजह से इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्री टू मूव हो जाते हैं और ये स्केप कर सकते हैं, ठीक। लिक्विड को छोड़ के ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो यहां पे क्या बना, इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन होने की वजह से यहां पे क्या बन गया, वेपर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर ये वेपर बना तो ये कंटेनर अगर ओपन है तो ये वेपर उड़ जाएगा, प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। हमको क्या पढ़ना है भाई, वेपर प्रेशर। तो वेपर कैसे बना ये तो हमने जान लिया, लेकिन प्रेशर कब बनेगा, प्रेशर तब बनेगा जब ये कंटेनर क्लोज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कैसा कंटेनर लेना है, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर लेना है हमको, अगर हमको वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करना है। तो अब देखो, अब जब मैंने इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, तो अब यहां पे जो वेपर बना, इस वेपर की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। वो जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर।
अब देखो, मान लिया कि इस कंटेनर में सिर्फ एक ही लिक्विड है और वो लिक्विड ए है, ठीक। तो इसकी वजह से यहां पे जो प्रेशर बनेगा उसको हम कहते हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये, ध्यान देना कि यहां पे ये जो पी नॉट ए है, ये है क्या? ये है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ऑफ प्योर लिक्विड ए। मतलब ये जो पी नॉट ए है, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए की वजह से ही प्रेशर जनरेट हुआ, इसमें किसी और लिक्विड का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज और जानो कि बेटा कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है और कंटेनर क्लोज है, तो जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद क्या होगा? वेपर बनेगा, और वेपर बनने के बाद अगर उसको एस्केप करने की जगह नहीं है, कंटेनर क्लोज है, तो आप देखोगे क्या कि वेपर धीरे धीरे वापस से क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। मतलब यहां से लिक्विड अगर वेपर बना तो वही वेपर वापस से कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड भी बन जाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड वेपर, वेपर लिक्विड, ये प्रोसेस चलता रहता है और हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, इक्विलिब्रियम हमको अचीव हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमें तब अचीव होगा जब हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा। हीट दिया हमने, हीट दे के हटा दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ? जो लिक्विड था वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए, कंटेनर क्लोज था, वेपर बना, उस वेपर की वजह से एक पी नॉट ए वेपर प्रेशर जनरेट हो गया। कुछ देर के बाद, अब चूंकि हीट हट चुकी है, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, कुछ देर के बाद ये जो वेपर है ये वॉल्स पे किनारे किनारे, बोतल में भी देखे होंगे, अगर आप प्लास्टिक या कांच की बॉटल्स लो और उसको हीट करो तो उसके अंदर का जो लिक्विड होता है वो वेपर बनता है, और बाद में ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पे छोटी 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 बूंदें बन जाती हैं। तो वो क्या होता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस। पहले वेपर बना और वेपर से फिर कंडेंस होकर वो लिक्विड बन गया। तो वहां पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम हमको अचीव हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस की वजह से इवेपोरेशन से हमको वेपर मिला, और कंटेनर क्लोज होने की वजह से हमको क्या मिल गया? वेपर प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड्स। वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है इसकी जानकारी हो गई। अब जरा हम लोग लिक्विड्स में बात कर लें। दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स जब होंगे तो वेपर प्रेशर को कैसे हम लोग डील करेंगे? देखो, मान लिया कि यहां हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और इसमें जो लिक्विड भरा है वो लिक्विड ए भरा है, ठीक है। और एक कंटेनर हमारे पास और है, इसमें जो लिक्विड भरा है वो लिक्विड भरा है बी, ठीक। कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे इसके, यार उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें तो लेना देना सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल से है, ठीक। इसमें जो वेपर बना, इसमें जो वेपर प्रेशर बना, उसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर, इसके अंदर जो वेपर प्रेशर है वो प्योर वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड ए, क्योंकि इसमें सिर्फ लिक्विड ए है। इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर बना वो प्योर वेपर प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड बी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड बी है। अब क्या किया गया कि इन दोनों कंटेनर को मिला दिया गया, मिक्स कर दिया गया, और मिक्स करके एक बड़ा सा कंटेनर लिया गया, और इस बड़े से कंटेनर में ये दोनों ही लिक्विड मिक्स कर दिए गए। कुछ मॉलिक्यूल्स ए के आ गए, कुछ बी के आ गए, कुछ ए के आ गए, कुछ बी के आ गए, कुछ ए के आ गए, कुछ बी के आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का मिक्सचर इस कंटेनर के अंदर है। तो इसका मतलब अब इस कंटेनर में जो वेपर प्रेशर बनेगा वो ए और बी दोनों की वजह से बनेगा, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर वेपर प्रेशर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी ये है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पी नॉट ए प्रेशर था वो प्योर प्रेशर था ड्यू टू लिक्विड ए, सिर्फ ए की वजह से ये प्रेशर था, और ये प्रेशर सिर्फ बी की वजह से था। यहां पे ए और बी दोनों है, तो किसका कितना प्रेशर है वी डोंट नो ना। अगर हम ये कह दें तो इसका मतलब अगर यहां पे पी नॉट ए की वैल्यू 2 atm है और यहां पर पी नॉट बी की वैल्यू 3 atm है,
तो यहां पर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इक्वल्स टू 5 एटीएम होना चाहिए। वी डोंट हैव एनी आइडिया। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 5 एटीएम का प्रेशर होगा, हो सकता है प्रेशर ज्यादा हो प्रेशर कम, हम नहीं कह सकते। टोटल प्रेशर तो 5 एटीएम होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो बी की वजह से है वो प्रेशर 3 एटीएम ही है, या जो ए की वजह से है वो प्रेशर 2 एटीएम है। हो सकता है ए की वजह से जो प्रेशर हो वो 4 एटीएम हो गया, और बी की वजह से जो प्रेशर हो वो 1 एटीएम हो गया। दोनों का सम तो 5 एटीएम होगा, ठीक, लेकिन इंडिविजुअली दोनों का प्रेशर अलग अलग हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे? तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे राउल्ट साहब, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, राउल्ट लॉ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा ए लिक्विड का और पार्शियल प्रेशर होगा बी लिक्विड का, पार्शियल प्रेशर होगा बी लिक्विड का। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करेगा कि इस सॉल्यूशन में ए के कितने मोल्स हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, इस पे डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर ए का और पार्शियल प्रेशर बी का। तो उन्होंने ये कहा कि साहब इस सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ऑफ ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा जीटा ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? देखो, अगर जीटा ए निकालना है, जीटा ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और अगर जीटा बी मतलब मोल्स फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ। मोल फ्रैक्शन याद आ रहा है? 11th में पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट साहब ने ये कहानी कही, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड ए है उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो लिक्विड बी है वो लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आती। फिर आपने क्लास 11th में एक और लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है साहब? डाल्टन्स लॉ कहता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि साहब किसी भी सॉल्यूशन में जो टोटल प्रेशर होगा, मतलब इस सॉल्यूशन है ना यार, ये दो चीजें मिली हुई है, दो लिक्विड मिले हुए, लिक्विड ए लिक्विड बी। जरूरी तो नहीं कि सॉल्यूशन में एक जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो, कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूट भी सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या है? लिक्विड, ठीक है। अभी सॉल्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको जान लो कि वेपर प्रेशर इन लिक्विड क्या है, फिर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक, इस सॉल्यूशन के लिए। ये हमारा क्या था? डाल्टन्स का लॉ। अच्छा, यहां तक कहानी समझ में आती है। अब देखो, अब हमने मान लिया कुछ समय के लिए, देखो तुमने मुझे देखा होकर मेहरबा, तुमने मुझे, देखो राउल्ट्स का लॉ है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। डाल्टन साहब का लॉ है कि पी टोटल विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, उस सॉल्यूशन के लिए जो हम लोगों ने बनाया था। तो अगर इसकी हम बात करें यहाँ, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी ए विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के इनटू जीटा ए, और इसकी अगर हम बात करें तो यहां से हम लिख सकते हैं पी बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू जीटा बी, ठीक। अब इसको हम केस 1 मान लें अगर, और इसको केस 2 मान लिया हमने कि जो सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए था। लेट अस अज्यूम देयर इज ओनली लिक्विड ए इज प्रेजेंट,
इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, तो अगर सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा, क्या वो पी नॉट ए बन जाएगा? क्या वो पी नॉट ए बन जाएगा? देखो, ये कंटेनर था और इस कंटेनर में ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने अज्यूम क्या किया है कि इस कंटेनर में सॉल्यूशन में सिर्फ ए ही लिक्विड है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ ए के ही होंगे। और अगर सिर्फ ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे तो यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ ए की वजह से ही वेपर प्रेशर बनेगा? तो क्या वो वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर होगा ओनली ड्यू टू लिक्विड ए? तो इसको हम पी नॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर बना वो सिर्फ ए लिक्विड की वजह से ही बना। ठीक, अच्छा, और यहां पर जीटा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है यार? जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 होता है। देख लो, किसी भी सोल्यूशन में 2, 3, 4, 5 जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन सबके मोल फ्रैक्शन को निकाल के अगर ऐड करो तो वो हमेशा 1 ही हुआ है। यहाँ पे भी देख लो, Na प्लस एन बी अपॉन Na प्लस एन बी, यहाँ से जीटा ए जीटा बी की वैल्यू 1 आएगी। अब अगर जीटा बी है ही नहीं, मतलब सोल्यूशन भी है ही नहीं, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी तो 0 होगा। जब इस सोल्यूशन में बी वाला लिक्विड है ही नहीं तो इसके मोल फ्रैक्शन 0 होंगे। इसका मतलब क्या है कि जीटा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा जिसको हम पार्शियल प्रेशर कह रहे थे, क्या अब वो प्योर प्रेशर होगा पी नॉट ए ड्यू टू लिक्विड ए? तो इस अजम्पशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? पी ए की जगह पे हम पी नॉट ए लिख देंगे, क्योंकि अब यही पार्शियल प्रेशर प्योर प्रेशर बन गया ड्यू टू लिक्विड ए। और के हमें पता नहीं, जीटा ए की वैल्यू है 1, तो 1 को तो लिखते नहीं, तो यहां से क्या के की वैल्यू हमें मिल गई? के की वैल्यू मिल गई पी नॉट ए। सिमिलरली केस 2 में भी अब की हम क्या मानेंगे? लेट अस अज्यूम देयर इज ओनली लिक्विड बी इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अब की हमने क्या मान लिया कि सॉल्यूशन में सिर्फ लिक्विड बी प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा भाई? अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी के ही होंगे, ए वाला लिक्विड तो है ही नहीं ना। इसका मतलब अब की जो वेपर प्रेशर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बी की वजह से बनेगा, तो इसको हम प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड बी लिख सकते हैं, पी नॉट बी। और इस बार जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल्स टू 1 होता है, और इस बार जीटा ए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड ए है ही नहीं, तो उसके मोल फ्रैक्शंस कहां से आएंगे? ठीक, तो इसका मतलब यहां से हमें जीटा बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो सिमिलरली यहां से हम कह सकते हैं जो पार्शियल प्रेशर बी का था, अब वो प्योर प्रेशर ड्यू टू वी बन गया, तो पी नॉट बी बन गया इक्वल्स टू सम लैम्डा कांस्टेंट, और जीटा बी की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू भी हमें मिल गई। ठीक है, अब इन दोनों ही वैल्यूज को उठाकर हम डाल्टन्स के लॉ में रखते हैं। डाल्टन्स का लॉ क्या है? डाल्टन का लॉ है साहब, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ए का किसके इक्वल था? के इंटू जीटा ए के बराबर। मतलब ये जो हमारा टोटल प्रेशर लिक्विड का बनेगा, क्या वो के इंटू जीटा ए के बराबर बनेगा? और पार्शियल प्रेशर बी किसके बराबर था? लैम्डा इंटू जीटा बी के, तो लैम्डा इंटू जीटा बी। ठीक है, अब जो टोटल प्रेशर हमारा बना सोल्यूशन का, के की वैल्यू क्या आ गई थी? के की वैल्यू आई है पी नॉट ए, तो यहां से हम लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस लैम्डा की वैल्यू पी नॉट बी इंटू जीटा। ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये सेम जो डाल्टन्स का लॉ था, इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि पी टोटल विल बी इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। मतलब उस सॉल्यूशन में जितने भी लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड का प्योर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है,
को अगर हम ऐड करते चले जाएं तो हमको उस लिक्विड का, उस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो दैट इज द वेपर प्रेशर इन लिक्विड्स। तो जो भी सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन में जो भी लिक्विड्स होंगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी लिक्विड्स होंगे, उन सबके प्योर प्रेशर को उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते चले जाएंगे, तो उस सोल्यूशन का हमको टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर वेपर प्रेशर। P total equals to P नॉट A zeta A plus P नॉट B zeta B। तो अभी तो हम लोगों ने बात की वेपर प्रेशर की।